स्मार्ट हेल्प क्लासेस पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत। रासायनिक प्रतिक्रिया का मैंने पहला वीडियो फर्स्ट पार्ट इससे पहले अपलोड कर चुका हूं। ये सेकंड पार्ट है जिसमें उसमें हमने पढ़ा था क्रिया का वेग क्या होता है और वेग स्थिरांक के बारे में पढ़ा था, क्रिया की आणविकता के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे क्रिया की कोड। ये क्रिया की कोड होती क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है और क्रिया की कोड के आधार पर क्रिया कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए अक्रिया का वेग और अक्रिया के कोड में थोड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि इसे अक्रिया की कोड का मतलब है कि कोई अक्रिया में कितने अणु अक्रिया की दर को प्रभावित कर रहे हैं। अगर अभिकारक अणु एक भी दर को प्रभावित वेग को प्रभावित नहीं कर रहे हैं तो उस अभिक्रिया यानी कि कोई पार्टिसिपेट तो सब कर रहे हैं लेकिन अभिक्रिया का वेग में कोई भाग नहीं ले रहा है। ठीक, तो वही अभिक्रिया की कोड को डिफाइन किया जा सकता है कैसे कि अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर क्या हो, प्रभावित हो, उसे अभिक्रिया की कोड कहते हैं। तो चलिए देखते हैं अभिकारक अणुओं की वह संख्या। अभिकारक अणु को समझते हैं जो क्रिया में भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिकारक अणुओं की वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से, जिनकी सांद्रता परिवर्तन से अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है आप करके लिख लीजिए अक्रिया की कोड कहलाती है। बहुत आसान भाषा, बिल्कुल बस अक्रिया की कोड कहलाती है, कोड कहलाती है। यूपी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है सोनी कोड की क्रिया क्या होती है, पासन कोड की क्रिया क्या होती है, यूपी कोड की क्रिया क्या होती है। तो अभिकारक अणुओं की वह संख्या जैसे मान लो A + B से C बन रहा है, ठीक है। तो अगर हम A की सांद्रता बदलें और इसका वेग भी बदल जाए तो यानी कि इसकी दर जो है मतलब इसका वेग है A पर निर्भर कर रहा है या B को बदलें तो मतलब A और B को दोनों बदलें लेकिन प्रभावित केवल A की वजह से हो तो प्रथम कोटि की, B की वजह से हो दोनों की वजह से होगा तो द्वितीय कोटि, एक की वजह से होगा तो प्रथम कोटि। और मतलब दोनों में से किसी की वजह से ना, मतलब इसकी भी सांद्रता बढ़ाएं इसकी भी सांद्रता बढ़ाएं, अगर कोई की वजह से अभिक्रिया का वेग प्रभावित ना हो, इफेक्ट ना पड़े तो उसे शून्य कोटि की क्रिया कहते हैं। ठीक, तो जैसे सुन लीजिए अभिकारक अणुओं की वह संख्या, ये क्या है अभिकारक अणु है तो इनकी वह संख्या जिनकी सांद्रता परिवर्तन से क्या हो, अभिक्रिया की दर प्रभावित हो। तो अभिक्रिया की दर अगर प्रभावित हो रही है तो उसे कहा होगा अभिक्रिया की कोटि। अब इसमें एक चीज और लिख लीजिए, जहां तक आप लोगों ने नोट कर लिया होगा लिख लीजिए कि अभिक्रिया की कोटि के आधार अभिक्रिया के प्रकार लिख लीजिए। इसमें क्रिया के कोटि के आधार पर क्रिया के प्रकार ऐसे लिखिए, कोटि के आधार पर, कोटि के आधार पर अभिक्रिया के प्रकार कितने टाइप्स की होती है इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले होती है आपकी शून्य कोटि की क्रिया, फिर होती है आपकी प्रथम कोटि की, मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। तो प्रथम कोटि की होती है तो लिखिए ये हेडिंग डाली कोटि के आधार पर क्रिया के प्रकार, इसमें डाल लीजिए कि कोटि के आधार पर क्रिया 3 प्रकार की होती है। कोटि के आधार पर क्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है और ये मुख्यतः 3 ही प्रकार की पढ़ना है आपको इंटर लेवल पर। क्रिया 3 प्रकार की होती है, ठीक है। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती है ये जानते हैं। पहले 0 ऑर्डर की होती है, मतलब शून्य कोटि की अभिक्रिया, 0 ऑर्डर रिएक्शन। फिर आपकी प्रथम कोटि की क्रिया होती है, बहुत पूछी जाती है ये प्रथम कोटि की क्रिया यूपी बोर्ड में, प्रथम कोटि की क्रिया। फिर आपको पढ़ना द्वितीय कोटि की क्रिया, बहुत आसान है बस समझना है केवल द्वितीय कोटि की क्रिया। ये तीनों को नोट कर लीजिए वीडियो को पूछ करके और उसमें से पहली हेडिंग डाल दीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया। ये तीनों को नोट करते हुए सीधे आप पहली हेडिंग डाल लीजिए शून्य कोटि की अभिक्रिया के बारे में पढ़ते हैं क्या होता है शून्य कोटि की अभिक्रिया। शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है तो बहुत आसानी से समझिए, बहुत ही नॉर्मल भाषा में, वह अभिक्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है, उसे शून्य कोटि। जैसे
मैंने A से प्लस B दो रिएक्टर और कारक में आपस में क्रिया करके C बना है। अगर मैं इनकी सांद्रता बदल दूं 5 से 6 लीटर 6 से 7 मोल प्रति लीटर बदल दूं, इनको बदल दूं, लेकिन इनके बदलने से अभिक्रिया के वेग पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। मतलब अगर 5 मोल प्रति लीटर सेकंड चल रहा था तो नहीं चल रहा है, मतलब इसको हम घटा रहे हैं बढ़ा रहे हैं, अब क्रिया कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो अगर अब क्रिया पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल अब क्रिया शून्य है, मतलब उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हो रहा है, तो उसके क्या हो गए शून्य कोटि की अभिक्रिया, मतलब नो इफेक्ट ऑन रिएक्शन रेट। तो अगर रिएक्शन रेट पे अभिक्रिया के वेग पे या क्रिया के दर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो यानी कि कौन कोटि की शून्य है, तो सब मामला शून्य है, तो क्रिया कैसी शून्य कोटि की क्रिया। तो शून्य कोटि की क्रिया की डेफिनेशन लिख लीजिए, वह क्रिया जिसमें किसी भी, साथ में लिखते रहिएगा तो अच्छे समझ आएगी, वह क्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है। कामा करके लिख लीजिए, क्रिया की लिख दीजिए, सॉरी, शून्य कोटि की क्रिया कहलाती है, शून्य कोटि की क्रिया कहलाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए H2 plus I2 gives out 2HI या H2 plus Cl2 gives out 2HCl। ये शून्य कोटि की क्रिया के उदाहरण है। कैसे देखिए, कैसे समझना फिर से एक बार। हमने लिखा है वह क्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक अणु की सांद्रता अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं करती है, शून्य कोटि की क्रिया कहलाती है। अब ध्यान से समझिए, मैंने H2 की सांद्रता बदली, मैंने पाया इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं, मैंने I2 की सांद्रता बदली, पाया कोई परिवर्तन नहीं, फिर से मैं दूसरी रिएक्शन में देखा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं। मतलब इनकी चाहे जितनी अधिक मात्रा में लो चाहे कम मात्रा में लो, वो जितने वेग से चल रहे हैं उसी वेग से चल रहे हैं, यानी उनके वेग में कोई ना परिवर्तन, ना तो घट रहा है ना तो बढ़ रहा है। जब उनके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो सांद्रता परिवर्तन करने पर, तो उसे क्या कहोगे शून्य कोटि की क्रिया। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई होगी। ठीक, तो नोट कर लीजिए वीडियो को पुश करके। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं शून्य कोटि के बाद प्रथम कोटि की क्रिया के बारे में। ये क्या होती है? तो प्रथम कोटि की क्रिया में कुछ नहीं, बहुत आसान परिभाषा है, बस उसी क्रिया में थोड़ा बदलाव कर लीजिए। जैसे कि वह क्रिया जिसमें किसी भी अभिकारक अणु, किसी भी, जहाँ है किसी भी हटा दीजिए और किसी भी जगह पर कर लीजिए एक, मतलब इसमें क्या होगा, एक अभिकारक अणु की सांद्रता जो होगी क्रिया के वेग को प्रभावित करेगी। तो वह क्रिया जिसमें एक अभिकारक अणु की सांद्रता क्रिया की दर को प्रभावित करती है, नहीं करती भी कर लीजिए, करती है बस। और फिर शून्य की जब क्या करती है तो क्या कहलाती है? प्रथम कोटि की क्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए, C12 H22 प्लस, इसका मतलब आप सुक्रोज आप समझते हैं, शक्कर का अगर आप जल अपघटन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ किसी H प्लस, मतलब किसी भी अम्ल की उपस्थिति में, तो हमको पता है क्या बनता है, एक अणु ग्लूकोज का बनता है और एक अणु फ्रक्टोज बनता है। ग्लूकोज, तो इस या किस कोटि की क्रिया है? प्रथम। मतलब इसमें होता क्या है, केवल ये ग्लूकोज की जो सांद्रता है, मतलब सुक्रोज की जो सांद्रता है, इसी पे क्रिया की दर निर्भर करती है, मतलब इस पे तो डिपेंड करती है, लेकिन पानी पे डिपेंड नहीं करती। आप जितना पानी मिलाते चले जाइए, अब क्रिया के दर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो केवल यही अभिकारक अणु ऐसा है जिसकी सांद्रता अभिक्रिया के दर को प्रभावित करेगी। अगर शक्कर की सांद्रता ज्यादा लेंगे, ज्यादा गाढ़ी शक्कर लेंगे तो उसके हिसाब से रिएक्शन होगी, और ज्यादा पतली लेंगे तो उसके गाढ़ी रिएक्शन होगी। ठीक है, जल की मात्रा इसको प्रभावित नहीं करती, जल आप इतना ले लीजिए, अभिक्रिया में की दर को प्रभावित नहीं करता। तो इसमें देखो है तो दो अणु, लेकिन प्रभावित कौन करता है? केवल यही, इससे कोई मतलब नहीं, ये खाली पार्टिसिपेट कर रहा है, मतलब ये अभिक्रिया की दर को प्रभावित नहीं कर रहा है। तो ग्लूकोज और ये आपका
डोज हो गया। तो केवल इसी पे जब डिपेंड सांद्रता अभिक्रिया की दर कर रही है, जब एक ही पर डिपेंड करेगी तो प्रथम कोटि की क्रिया, अगर दोनों पर डिपेंड करती तो द्वितीय कोटि की क्रिया होती। सिमिलरली अब द्वितीय कोटि की क्रिया देख लीजिए कैसे होगी। तो जहाँ प्रथम था वहाँ द्वितीय जोड़ दीजिए, और इसमें जहाँ एक था यहाँ दो जोड़ दीजिए, और दो अभिकारक यहाँ अणुओं कर लीजिए, बहुवचन है तो दो अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्रिया की दर को प्रभावित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? द्वितीय कोटि की क्रिया कहते हैं। ठीक, बिल्कुल आसान भाषा में, बस एक याद कर लीजिए डिफिनीशन, बाकी आपका डिफिनीशन बन जाएंगे आपकी आसानी से। तो द्वितीय कोटि की क्रिया कहलाती है। इसका एग्जांपल, बस एक एग्जांपल भी सबका ध्यान रखिए। इसका एग्जांपल आप लिख लीजिए C2H5 COO CH3 प्लस NaOH। इसका नाम तो आप लोग जानते होंगे अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े होंगे, मेथिल एसीटेट। मेथिल तो यहाँ पर ऐसा करते हैं, प्रोपेनॉल डालो CH3 COO C2H5 ये ले लीजिए, एथिल एसीटेट ले लीजिए। अब ये भी द्वितीय कोटि की रिएक्शन है। ठीक, तो इसकी रिएक्शन क्या होती है? जहाँ पर एसीटेट आयन होता है वहाँ सोडियम आ जाएगा, यानी CH3 COO Na प्लस C2H5OH, यानी आपका सोडियम एसीटेट और एथिल अल्कोहल बन जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि द्वितीय कोटि की क्रिया है क्यों? वो इसलिए है क्योंकि एथिल एसीटेट की सांद्रता और सोडियम हाइड्रोक्साइड की सांद्रता, इन दोनों की सांद्रता अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं। मतलब आप इसकी सांद्रता बढ़ाएंगे तभी अभिक्रिया के वेग पर फर्क पड़ेगा, अगर आप इसकी सांद्रता में कोई चेंज कर दें तभी अभिक्रिया के वेग पर पड़ेगा। मतलब यही अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है और यही क्रिया के वेग को प्रभावित कर रहा है। जब दो लोग क्रिया के वेग को प्रभावित करते हैं तो उसे द्वितीय कोटि की क्रिया कहते हैं। इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं द्वितीय कोटि की क्रिया में। तो द्वितीय कोटि की क्रिया बात कर चुके हैं। अब एक रिएक्शन में से तुमको द्वितीय कोटि तक पढ़ना है, इंटर में केवल द्वितीय कोटि तक ही पढ़ना है, लेकिन आप तृतीय कोटि की जान जाएंगे, तृतीय कोटि की जान लेते हैं। तो वह क्रिया जिसमें तीन अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्रिया के दर को प्रभावित करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तृतीय कोटि की क्रिया कहते हैं। किसी भी कोटि की कहलाती है। और इसकी रिएक्शन जरा लगता है कि रहती है, वो रिएक्शन खाली चेंज होती रहती है, वो लिख लीजिए। रिएक्शन इसमें रहती है 2FeCl3 प्लस SnCl2 gives out 2FeCl2 प्लस SnCl4। ठीक, तो यह समझिए तृतीय कोटि की क्रिया क्यों है। ठीक है, क्योंकि फेरिक क्लोराइड है वो स्टेनलेस क्लोराइड से रिएक्शन कर रहा है। दिस इज फेरिक क्लोराइड, दिस इज स्टेनलेस क्लोराइड, दिस इज फेरस क्लोराइड, दिस इज फेरिक क्लोराइड, स्टेनलेस क्लोराइड, स्टेनिक क्लोराइड, सॉरी स्टेनिक। तो इसमें होता है तृतीय कोटि की क्रिया कैसे है? मतलब ये तो दो अभिकारक अणु ये हो गए, एक ये, तो तीन इसकी आणविकता हुई, तो त्रिअणुत्व क्रिया है। लेकिन इसमें इसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता दोनों की सांद्रता क्रिया के दर को प्रभावित करती है, लेकिन ये दो गुना प्रभावित कर रही है, एक गुना तो दो गुना प्लस एक गुना इक्वल्स टू तीन गुना, तो तीन गुना तो क्रिया किसकी हुई? तृतीय कोटि की। बात कुछ पल्ले पड़े, चलिए नोट कर लीजिए और फिर आगे बात करते हैं क्रिया की कोटि और सांद्रता में, सॉरी क्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर बात करते हैं, फिर अगले वीडियो में बात करते हैं और अभी थोड़ा। तो अब बात करने वाले हम कि जो क्रिया की आणविकता होती है और क्रिया की वेग कोटि होती है, इसमें अंतर क्या होता है। तो एक आप लाइन खींचिए और एक तरफ डालिए क्रिया की आणविकता, या तो सीधे सीधा आणविकता डालिए। ठीक है, आणविकता डाल दीजिए एक तरफ, एक तरफ कोड डाल दीजिए। सब क्रिया आप समझ लीजिए। चलिए अच्छा, क्रिया जोड़ना चाहिए जोड़ लीजिए, और क्रिया की आणविकता न डालिए, और क्रिया की कोड। ठीक है, तो क्रिया की आणविकता और क्रिया की कोड के बारे में हम पढ़ते हैं। देखिए कैसे क्या होता है इसमें चेंज। तो नंबर एक, इनके बीच डिफरेंस क्या होता था। नंबर एक आप लिखेंगे कि यह एक सैद्धांतिक तथ्य है, यह एक सैद्धांतिक तथ्य है, ठीक है, यह एक सैद्धांतिक तथ्य है, जबकि ये एक प्रायोगिक तथ्य है, या एक प्रायोगिक तथ्य। मतलब ये हुआ, समझ लीजिए क्या चीज है। सैद्धांतिक तथ्य का मतलब है इसका सिद्धांत के रूप में बताया जा सकता है कि हम इसे अगर कोई रिएक्शन लिखे तो हम बता सकते हैं इसकी आणविकता क्या होगी। लेकिन यह एक प्रायोगिक तथ्य, मतलब अगर क्रिया की कोटि का पता लगाना है तो आपको प्रयोग के द्वारा ही बता सकते हैं।
घड़ी वड़ी लेकर हाथ में और उसका प्रयोग जब करेंगे लैब में तभी आप बता पाएंगे इसको। ऐसे आप नहीं बता सकते कि रिएक्शन देखा और बता दिया, नहीं बता पाओगे कि इसकी बॉडी क्या है अगर पढ़े नहीं अच्छे से रिएक्शन के बारे में। और ये क्या है, सैद्धांतिक तंत्र तो क्या है, आपने रिएक्शन लिखी, जैसे हमने लिखी A + B ये विदाउट C, तो आपने कहोगे इसकी आणविकता कितनी है 2, लेकिन मैंने लिखा A + B ये विदाउट C। अब आपसे पूछो कोड कितनी है, यू कैन नॉट डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब आप इसकी रिएक्शन की इसकी कोड नहीं बता सकते कितनी, ये तो डिपेंड करता है कि कितनी, क्या इस पर डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और एक पर कर रहा है तो प्रथम कोड की है, नहीं कर रहा दोनों पर तो सोनी कोड की है, दोनों पर डिपेंड कर रहा है तो द्वितीय कोड की है। बात समझ में? लेकिन आणविकता बता सकते हैं रिएक्शन को देख के, जैसे इसकी आणविकता कितनी 2, इसकी आणविकता कितनी 3, इसकी आणविकता कितनी 2 और 1 3। लेकिन आप इसी अगर यही रिएक्शन लिख दी जाए तो इसकी आणविकता क्या, इसकी आणविकता कैन नॉट डिफाइन, जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे लैब में, आप जब तक देखेंगे नहीं टाइमर से कि कितने टाइम में प्रयोग हो रही है, किस पर डिपेंड कर रही है, तब तक आप बता नहीं सकते। तो इसीलिए ये प्रायोगिक तथ्य है और ये सैद्धांतिक तथ्य है। इसको हम क्रिया को देखकर तुरंत बता सकते हैं इसी आणविकता कितनी होगी, लेकिन आप तुरंत ये नहीं बता पाएंगे या क्रिया की कोड कितनी होगी जब तक आप लैब में जाकर उसको प्रैक्टिकल लेंगे। इससे आपको रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको याद ही करना पड़ेगा और इसके लिए आपके पास कोई चारा नहीं है। बात करते हैं इसका मान, इसका मान क्रिया के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, क्रिया से प्राप्त किया जा सकता है, क्रिया के अभिकारक अणुओं से। इसका मान क्रिया के अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है, क्रिया के अभिकारक अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है। अभिकारक अणु क्या होते हैं, जो क्रिया में भाग लेते हैं, अभिकारक अणुओं पर निर्भर करता है, या अभिकारक अणुओं से प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें क्या होगा, जबकि इसमें अगर दूसरा पॉइंट लिखें तो इसका मान कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका मान केवल प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। मतलब आप प्रयोग करेंगे तभी आपको पता चलेगा, प्रयोगों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट बस लिख दीजिए, 3 ही पॉइंट। इसका जो मान होगा, इसका मान कभी ऋणात्मक नहीं होगा, इसका मान हमेशा धनात्मक होगा, धनात्मक हुआ पूर्णांक होगा, धनात्मक हुआ पूर्णांक होगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे एग्जाम्पल के लिए क्या लिख सकते हैं 1 2 3 ये सब क्या है पूर्णांक संख्या आदि। और इसमें भी लिख सकते हैं तो इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, इसका मान धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और भिन्न में भी हो सकता है। ठीक है, भिन्न में भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए और आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। और ये वीडियो शूट करने में मेरी मदद जो कर रहे हैं उनका नाम शिवांशु जी है। आप लोग अगर उनसे मिलना चाहते हैं आज ही तो आ जाइए, शिवांशु जी को हम बुला रहे हैं लेकिन वो आज आना नहीं चाह रहे हैं। अगले वीडियो में आप जरूर उनसे मुलाकात आपकी कराएंगे। शिवांशु सिंह जी आपके पास आप जो वीडियो देख रहे हैं उन्हीं की मदद से देखने को मिल रहा है। हम केवल आपको पढ़ा रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचाने का काम और इसका रिकॉर्डिंग का काम जो कर रहे हैं वो शिवांशु भाई और एक और शुक्ला भाई हैं हमारे लवकुश शुक्ला जी, वो भी इस काम में मदद कर रहे हैं। और अजीत गुप्ता जी भी कुछ ना कुछ इस वीडियो में, शिवम जी और अमित जी सब लोग मिलकर इस वीडियो को आप लोगों के